हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 जो मेरा लास्ट चैप्टर है। अध्याय 15 है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो आज क्लास 11 की समाप्ति है, क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे जो पिछले अध्याय है उनके जाके अध्ययन करें और मजा करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में चलिए, आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्ती या फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीकों से। आप बीज पौधे, नव अंकुरित पौधा, पादप, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई या चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधे के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक या अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक या एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरन है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती है तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। यहाँ सेम में अंकुरन एवं नव उद्भिद का परिवर्धन दिया गया। मिट्टी की रेखा है, ये बीज पत्र है, बीज पत्राधार है, बीज आवरण है, ये बीज पत्रों परिक अंकुशिका है, ये बीज पत्र है, ये बीज पत्राधार है। चलिए पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप से जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त्य या अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि अपचयी प्रक्रियाओं या उपचय एवं अपचय दोनों से ही जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार के वर्णन कैसे करेंगे? अब है 15.1 का एक पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं।
इस क्षमता के कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभज्योतक या मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभज्योतकी रुक जाइए थोड़ा सा, कुछ चलिए ठीक है। कुछ खास जगहों पर विभज्योतक ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभज्योतकी की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वतता या निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्दी ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं वे पादप शरीर की रचना करती है। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभज्योतक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभज्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा परो शिखाग्र विभज्योतक के स्तर पर विभज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधे में पार्श्व विभज्योतक, संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्ड कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभज्योतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चित्र 15.2 में देख सकते हैं। तो यही है 15.2 मूल अग्रस्त विभज्योतक, परो अग्रस्त विभज्योतक तथा संवहनी कैम्बियम का आरेख निरूपण, कोशिका और वृद्धि की दिशा को दिखाते हुए तीर। तो पहला है मूल अग्रस्त विभज्योतक, वहाँ ऊपर है, और जो तीर है वो कोशिका और वृद्धि की दिशा को दिखाते हुए। परो है, संवहनी कैम्बियम है, संवहनी कैम्बियम है, मूल है, ये परो है, मूल है, मूल अग्रस्त विभज्योतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि माप योग्य है। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूँकि जीवद्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये है: ताजी भार वृद्धि, सूक्ष्म भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल शिखाग्र विभज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के रूप में व्यक्त किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठदार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। तो वृद्धि के चरण का ये चित्र है, ये देख लेते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र का पहचान समानांतर रेखा तकनीक द्वारा क्षेत्र अ, जो शीर्ष के पीछे है, सबसे ज़्यादा दीर्घीकृत हुए हैं। अ, चलिए पढ़ते हैं जूम करके। अब वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया: विभज्योतक, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। विभज्योतकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीवद्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक संलक्ष्य केंद्रों को अधिकृत किए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती है। विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ या ठीक ब्रैकेट में ठीक अगला नोक से दूर
ब्रैकेट बंद कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं राजधानी चरम पर होती है। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जिन ऊतकों या कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया है वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती है। अब है वृद्धि दर। समय के प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। यह वृद्धि यहाँ चित्र दिया हुआ है अंकगणितीय मतलब 15.4 में अंकगणितीय और ज्यामितीय वृद्धि। तो ये अंकगणितीय है, एक ही डिवाइड वही करते जा रहा है। ये ज्यामितीय में दोनों डिवाइड करते जा रहा है। ये जो गाढ़ा वाला रंग है आसमानी विभाजन में समर्थ कोशिकाओं को बता रहा है, विभाजित होने में असमर्थ कोशिकाओं को बता रहा है। ये अंकगणितीय व्यवस्था देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि दर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय ब्रैकेट में संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं। चित्र 15.5 को देखें जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप रेखीय वर्ग पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप से इस प्रकार कर सकते हैं। LT = L0 + RT। LT टाइम t के समय लंबाई, L0 वही L0 वाला टाइम 0 के समय लंबाई, R वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि या लैग फेज धीमी होती है और इसके बाद तीव्र गति से एक 4 घातांकी दर या लॉग या 4 घातांकी चरण में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस वक्र पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिका ऊतकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? 4 घातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। W1 = W0 ERT पावर में W0 का पावर में ERT है। W1 इसका मतलब है अंतिम आकार ब्रैकेट भार ऊंचाई संख्या आदि। W0 का मतलब प्रथम आकार प्रारंभिक समय में। R का मतलब वृद्धि दर, T का मतलब समय में वृद्धि, E का मतलब स्वाभाविक लघुगानिक का आधार। यहाँ R एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। अब 15.5 15.6 का पिक्चर देख लेते हैं। जो 15.5 से बताया गया है देख लीजिए। यही नियत रेखीय वृद्धि लंबाई और समय के विरुद्ध आलेख, पादपों की ऊंचाई। यह 15.6 एक आदर्श सिग्मोइड वृद्धि वक्र संवर्धित कोशिकाओं एवं उच्च पादपों में और पादपों के अंगों के लिए प्रारूपिक। तो यहाँ अंग का आकार या भार है, यह घातांकों का अवस्था है, अपरगामी अवस्था है, समय है।
15.7 का भी देखें। निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि और ब पंक्तियों को देखें। दोनों ने क्षेत्रफल अपने क्षेत्रफल दिए हुए समय में ब पंक्तियों बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा लिए हैं। देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी 2 तरीकों से की जा सकती है। पहला, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा, दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि की सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण अर्थ प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक दर कहते हैं। देखें चित्र 15.7, जहां 2 पंक्तियों अ और ब विभिन्न आकारों की दिखाई गई है, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है। यह कौन सी और क्यों? वृद्धि के लिए अब दर्शाएं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीज़ें क्या है? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होना चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम में उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है। पौधे द्वारा पोषकों, स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्वों की आवश्यकता जीवद्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। अब है 15.2 विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभजयोतक तथा परोक्ष शिखाग्र विभजयोतक से होने वाली कोशिका और कैम्बियम विभेदित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता वही की ओर अग्रसर होने वाली कार्रवाई विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप, एक वाहिकीय तत्वों के बनने में कोशिका अपने जीवद्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेलुलोजिक या काष्ठ कोशिका वही राजधानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल का वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधे के शरीर के विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं एवं उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापुल्लीय वाहिकीय कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम। निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पूर्ण विभेदित हो जाती है। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हो। आपका कैसे वर्णन करेंगे? आप अर्बुद का कैसे वर्णन करेंगे? आप उस मृदुतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे?
अनुभाग 15.1 का 1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधे में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकता है। अब हम यह कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभेद्योतक से पैदा हुए ऊतक या कोशिकाओं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेद्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिकाओं के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल लिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में अनेक स्थान के संबंधों को दर्शाता है? अब है परिवर्धन 15.3। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव शामिल है जो बीजांकुरण एवं जड़ावस्था के बीच आते हैं। चित्र 15.8 में उच्च एक पादप कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम। भाई उसमें देख लें, उच्च पादपों की कोशिका में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रिया को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों या अवयवों या अंगों पर भी लागू होता है। तो देख लेते हैं। कोशिका विभाजन यहाँ हो रहा है। विभेद्योतक, प्लाज्मिक विभेद्योतक, प्लाज्मेटिक वृद्धि होता है, फिर विभेदन या मतलब विभेदन हो रहा है। वही यहाँ के यहाँ से भाग दीर्घीकरण, परिपक्वता, परिपक्व कोशिका, जड़ावस्था, फिर मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि भिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया और लॉर्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधे में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का एक उदाहरण है। यह देख लिए लॉर्कस्पर का अ एवं ब बटरकप में विषम पर्णी। देखिए अ तरुण में कैसा है, प्रौढ़ में कैसा है, फिर ब में पार्थिव आवास में कैसा है, जलीय आवास में कैसा है। आगे बढ़ते हैं। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधे में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय, आनुवंशिक तथा अंतर कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय, आनुवंशिक, वही फिर से बोल लें, तथा अंतरकोशिकीय कारक ब्रैकेट में जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक में 15.4 का एक विशिष्टता है। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संघटनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्र, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA, एडेनिन उत्पन्न परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन काइनेटिन, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के उत्पन्न ब्रैकेट एंसिसिक एसिड, ABA, टर्पीन ब्रैकेट के बाहर ट्रेपिन, जिब्रेलिक एसिड GA, या गैसेस एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR का व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूह में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक या अनुवर्तनी वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज के संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स तथा साइटोकिनिन।
उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया के समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एबिसिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। अब है पादप वृद्धि नियामकों की खोज। 15.4 का 2। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का परांकुर चोल कोलियोप्टाइल एक पार्श्वीय प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि या प्रकाश अनुवर्तन करता है। प्रयोगों की एक लंबी अवधि के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि परांकुर चोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है, जो संपूर्ण परांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। देख लेते हैं, यही है पिक्चर में दिया हुआ। परांकुर चोल का अग्रभाग पादप वृद्धि नियामक ऑक्जीन्स का उद्गम। ऑक्जीन की खोज F.W. वेंट के द्वारा जई के अंकुर परांकुरचोल शिखर से की गई है। बैकैन फुलिस सीडलिंग धान के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है। ई क्रोसोवा या जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधे में रोग लक्षण को बताया, जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निस्यंदो या फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। एफ स्कूप तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतर्पर्व या इंट्रानोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सीन्स के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के तत्व या इष्ट तत्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक के रूप में दिया गया। मिलर एट आल 1955 ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी विलगन 2 एवं डोरमिन। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नाम एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया। H. कॉजिन्स 1910 में ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया। एक गैसीय पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कायिकी प्रभाव के अगले भाग में अध्ययन करते हैं। पादप वृद्धि नियामक का कायिकी शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ऑक्सीन्स पहला ग्रीक शब्द ऑक्जेंस मतलब बढ़ना सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। शब्द ऑक्जिन्स इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्जिन्स जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल आदि से निकाला गया है। NAA नैफ्थलीन एसिटिक अम्ल तथा 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्जिन्स हैं। ऑक्जिन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग की कलमों में जड़ फूटने में सहायता करती है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। ऑक्जिन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। ये पौधे के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व या कक्षस्थ कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिखाग्र प्राधान्यता
या एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। पड़ोस सिरों को हटाने सिरच्छेदन से प्रायः पार्श्व कलिया की वृद्धि होती है। देखें चित्र 15.11 में देख लीजिए। पादपों में शीर्षस्थ प्रभाविता अहयग्रस्त कलिका की उपस्थिति कक्षस्थ कलिका में वृद्धि को रोकती है। बाह्यग्रस्त कलिका के लंबवत काट कक्षस्थ कलिका से छत्रक हटाने के बाद शाखाओं के रूप में वृद्धि। देखिए ये आगे बढ़ते इसके साथ ही ऑक्जिन्स के अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीज पत्ती खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीज पत्ती परिपक्व पौधे को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लौन के तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्जिन्स जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। अब है जिब्रेलिन्स 15.4.3.2। जिब्रेलिन्स एक अन्य प्रकार के प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिब्रेलिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कौकों और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2, GA3 और इस तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 वह जिब्रेलिन्स है जिसके सबसे पहले खोज की गई थी और अब भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS अम्लीय होते हैं। ये पौधे के में एक व्यापक दायरे की कायिकीय अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिब्रेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप से ले सके। ये जड़ावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके, बाजार में मिल सके। GA3 को आशव या शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिब्रेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वे वोल्टिंग या पुष्पन से पहले अंतः पर्वगा दीर्घीकरण ब्रैकेट बंद का बढ़ा देता है। अब साइटोकाइनेसिस अपना विशेष प्रभाव साइटोकिनेसिस या कोशिका द्रव विभाजन में डालता है और इसे काइनेटिन या एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटोक्लेव बर्ड हेरिंग के शुक्राणुओं से खोजा गया था। काइनेटिन पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकिनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अस्थि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन्स एवं कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन्स उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र विकासशील परोकलिकाएं तथा तरुण फलादि। यह नई पत्तियों में हरित लवक पार्श्व परोह वृद्धि तथा अपस्थानिक परोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संचालन को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जड़ावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। अब है एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जड़ावस्था को प्राप्त होते उत्तकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधे का अनुप्रस्थ या क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीज नवोत्पत्ति में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जड़ावस्था एवं विलयन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति
की वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरन को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधे में पर्णवृत्त को तीव्र दृढ़ीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा परों के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोम को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समाकालिकता में सहायता करती है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने से प्रेरित करता है। एथिलीन अनेक कार्यकी प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाले यौगिक एथिफॉन है। एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचारित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफॉन टमाटर एवं सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विलगन। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल का पैदावार में वृद्धि होती है। अब है एबिसिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एबिसिसिक एसिड ABA की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप अपचय के निरोधक का काम करता है। तो जूम और ABA बीज के अंकुरन का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधे के विभिन्न प्रकार के तनाव को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण से इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज के जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA GAS के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। यह भूमिकाएं व्यक्तित्व या निजी या योगवाही हो सकती है। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती है जहां से एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें कि जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसे कुछ घटनाओं का उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरन, पौधे में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक है कि पुष्पन आरंभ करने की भूमिका को पढ़ेंगे। अब 15.5 दीप्तकालिता। ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधे में पुष्पन को प्रेरित या प्रवृत्त करने में प्रकाश की नियतकालिकता की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे प्रकाश की नियतकालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पौधे में क्रांतिक अवधि से ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधे में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधे के समूह को अल्पदीप्तकाली पौधा कहते हैं तथा बाद वाले पौधे को दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता। ऐसे पौधे को तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। अतः कुछ पौधे में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तकालिता कहते हैं। यह भी बहुत मज़ेदार बात है कि तने की शीर्षस्थ कलिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्षस्थ कलिका में बदलती है, परंतु वे
तने की शीर्षस्थ कलिका खुद से प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती। प्रकाश या अंधकार काल का अनुभव पतिया करती है। परिकल्पना यह है कि हार्मोनल तत्व या फ्लोरिजन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन पत्ती से तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्तकाल में अनावृत होते हैं। इसका कुछ पिक्चर दिया हुआ है। दीप्तकालिता, दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली एवं दिवस निरपेक्ष पादप। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे पुष्पन नहीं, यहाँ पुष्पन देखिए ऊपर में पुष्पन नहीं, यहाँ अल्प प्रदीप्तकाली पौधे में नीचे पुष्पन हो रहा है, ऊपर में नहीं। और दिवस निरपेक्ष पादप में कायिक परिपक्वता के बाद पुष्पन। अब है वसंतीकरण। कुछ पौधे में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक कि पौधे परिपक्व न हो जाए। वसंतीकरण कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूँ, जौ तथा राई की 2 किस्में होती है, जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतया वसंत में बोई जाती है, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती है। जाड़े की किस्में यदि वसंत में बोई जाती है तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होती है और न ही फलती है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिद के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर वसंत में फूलते एवं फलते हैं तथा ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधे में भी पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतया दूसरे मौसम या ऋतु में फूलते एवं मरते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को तब कम तापक्रम में अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। अब है बीज प्रसुप्ति। कुछ बीज ऐसे भी है जो बाह्य परिस्थिति के अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाते। ऐसे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं जो बाह्य वातावरण से नियंत्रित नहीं होते, वरन बीज का आंतरिक परिस्थितियों के नियंत्रण में होता है। अपारगम्य एवं दृढ़ बीजावरण, एब्सिसिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति एवं अपरिपक्व भ्रूण जैसे कुछ कारणों से बीज प्रसुप्ति होती है। प्राकृतिक तरीकों एवं अनेक कृत्रिम उपायों से इसे हटाया जा सकता है। उदाहरण बीजावरण के अवरोध को चाकू, सैंडपेपर जैसे यांत्रिक अपघर्षण अथवा तीव्र हलन द्वारा हटाया जा सकता है। प्राकृतिक में यह अपघर्षण सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया द्वारा अथवा जंतुओं के पाचन नाल से होकर गुजरने से हो सकता है। निरोधकों के प्रभाव को द्रुत शीतन या चिलिंग परिस्थितियों अथवा जिब्रेलिक अम्ल एवं नाइट्रेट्स का उपयोग द्वारा हटाया जा सकता है। पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे कि प्रकाश तथा तापक्रम कुछ उपाय है जिन्हें बीजों की प्रसुप्ति हटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में जो क्लास 12 का होगा।